नाज़रीन, आपका खैर मकदम है फॉर यू में। मैं हूँ वाहिद नसीम और मौजू दुनिया भर से बड़ी खबरें। सबसे पहली खबर यह है कि यूएई और इजराइल का जो समझौता था वो कैबिनेट में पेश कर दिया गया है और अभी केनेस्ट में पेश होना बाकी है, जिसपे हम चर्चा करेंगे। अगली खबर होगी अजरबैजान आर्मीनिया ने अजरबैजान का सुखोई 25 मार गिराया है और इसके बाद क्या हुआ, रूस का क्या रद्द-ए-अमल है और अजरबैजान का क्या रद्द-ए-अमल हो रहा है, इस पर भी बात करेंगे। एक मौजू और हम इसमें लेंगे कि जो अभी मेरे ख्याल से मैं इंटरनल तमाम मैटर से बचने की कोशिश करता हूं, मगर फारूक अब्दुल्ला ने बयान दिया है कि वो काफ़ी कंट्रोवर्शियल है और शदीद रद्द-ए-अमल भारत में उस पर हो सकता है, चूंकि फारूक अब्दुल्ला ने कहा है कि 370 की बहाली चीन की मदद से हो सकती है। ये अपने आप में एक उलझा हुआ सा बयान है। इसके पहलुओं पर जो है हम जरूर बात करने की कोशिश करेंगे और हम मेरे ख्याल से सबसे पहले हम बात करें कि इजराइल में जो यूएई और इजराइल का समझौता हुआ है, वो समझौता अब जुमेरात को यानी कि गुरुवार को केनेस्ट में पेश किया जाएगा। केनेस्ट क्या है? केनेस्ट है दोस्तों वहाँ की एक तरह से वो विधायिका है, मगर उसमें तमाम जो भी जब उसमें फाइनली पारित हो जाता है तो यही उसके बाद कानूनी दर्जा ले लेता है। तो अभी यहाँ जो MKS उनको कहते हैं, MKs यानी MK मेंबर ऑफ केनेस्ट ने एक मांग की है, जिसमें उन्होंने ये कहा है कि इस पर बहस होनी चाहिए। ये एक लोकतांत्रिक देश है, देश की जनता को अधिकार है ये जानने का कि क्या जो टेम्पल माउंट की बात की जा रही थी, यानी कि टेम्पल माउंट का क्या होगा, क्योंकि वो इस ट्रीटी में प्रकाशित यानी जो दिखाई देने वाला समझौता वो समझौते का हिस्सा है, मगर समझौते में उसको छुपा कर रखा गया है और इस पर बहस करने की जरूरत है और ये अधिकार है जनता का कि वो जाने इस लोकतंत्र में कि वो क्या है। और मस्जिद अक्सा को लेकर भी जो समझौता है वो भी पूरी तरह से प्रकाशित नहीं किया गया है। हालांकि जब ट्रंप ने इसका ऐलान किया था तो तब ये भी कहा गया था ट्रंप की तरफ से कि देखिए मस्जिद अक्सा तीसरा दुनिया में सबसे पवित्र मकाम माना जाता है मुसलमानों के लिए, वो यहाँ आएंगे और तब दुनिया में अमन होगा, उनको अधिकार है कि यहाँ पर वो आ सके। यानी कि क्या आसान सा करने वाली बात है कि वो आ सकेंगे, जा सकेंगे। समझौते में क्या है, ये बहस होगी और ये बहस उससे पहले इस तमाम ट्रीटी को मांगा जा रहा है MKs के द्वारा, यानी जो मेंबर ऑफ केनेस्ट हैं उनके द्वारा, ताकि वो उसे अच्छे से पढ़ लें और फिर उस पर बहस कर सकें। जो टेम्पल ऑफ माउंट को लेकर जिस तरह से इजरायली कौम जो है वो सीरियस है, संजीदा है, मुझे नहीं लगता कि उसमें कोई बहुत ज़्यादा छूट मिलने वाली है। अलबत्ता मैं जहाँ तक ये समझता हूँ कि कुछ दिनों के लिए बहकावे के तौर पर आप मस्जिद अक्सा का इंतज़ाम तो रखें इजरायली हुकूमत के पास और मुसलमानों को वहाँ नमाज पढ़ने की, इबादत करने की इजाज़त दे दें, मगर इसके साथ ही इस ट्रीटी में ये भी, जो कि अभी इजराइल की तरफ से बताया जा रहा है कि उसमें ये भी है कि भाई आप वहाँ नमाज पढ़ें, इबादत करें, मगर यहूदी भी वहाँ पर आएंगे और आप उन्हें भी नहीं रोक सकते। तो ये एक वो इबादत करें ना करें, मगर वो आना जाना उनका लगा रहेगा। टेम्पल माउंट की जहाँ तक सवाल उठता है वो ये होता है कि यहाँ पर मुसलमान आ जा सकते हैं, मगर कंट्रोल जो है वो इजराइल के पास रहेगा, यानी कि जिस तरीके से अभी भी है। अब वो चाहे तो जाने देते हैं, ना चाहे तो नहीं जाने देते हैं। इसमें भी एक कंडीशन जो लगने वाली है वो ये है कि जो मुल्क जिनके सफारती ताल्लुकात है, जिनको वीज़ा मिल सकता है, वही लोग जा सकते हैं। जिन देशों के साथ सफारती ताल्लुकात नहीं है, उन देशों के मुसलमान न मस्जिद अक्सा में जा पाएंगे, ना ही जो है वो टेम्पल माउंट यानी बैतुल मुक़द्दस में भी नहीं जा पाएंगे। तो ये जो सूरत हाल है ये आप इंटरनल इजराइल के अंदर ज़ेरे बहस है और इस बहस का मकसद है लोगों तक ये बात पहुंचाना कि सब कुछ ठीक हो रहा है। और मैं समझता हूं कि एक बड़ा धोखा है, इसमें बहुत ज़्यादा छूट तो नहीं है, मगर चूंकि अरबों की जो मईशत है वो डूब रही है, इसलिए उनकी मजबूरी है कि वो किसी भी शराइत को इस वक्त माने। सबूत ये है कि आज सोमवार को
यूएई से पहला जहाज हाइफा बंदरगाह पहुंच चुका है, जो कि इजराइल की बंदरगाह है। वहां वो इलेक्ट्रॉनिक सामान लेकर कुछ पहुंचा है और कुछ जो सफाई के हैं, कुछ लोहा भी वहां पर लेकर पहुंचा है। जो जरूरत की चीजें हैं इजराइल की जो इंपोर्ट किया है, पहला जहाज यानी कि डिलीवर हो चुका है, हाइफा में एंटर हो चुका है, यानी व्यापार शुरू हो चुका है यूएई और इजराइल के बीच में। तो खैर इस पे आगे क्या होता है जुमेरात को बात करेंगे कि केनेस में किस तरह की बातें हुई, बहस हुई, कितनी छूट लोगों को दान में दी गई या नहीं दी गई। ये सबका अपना अपना नजरिया है, मेरा भी एक नजरिया होगा, इंशाल्लाह जिंदा रहे तो इस पर बात करेंगे। अभी हम आ जाते हैं इसके बाद मेरे ख्याल से अजरबैजान और आर्मीनिया की जो अपडेट है वो काफ़ी खतरनाक है, इस पर हम थोड़ा बाद में बात करेंगे। इससे पहले डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने जिस तरह से बयान दिया है कि चीन की मदद से 370 की बहाली हो सकती है, मुझे लगता है कि इस पर बवाल होना तय है। मीडिया भी होगी, सरकार को भी आपत्ति होगी, लोगों को भी आपत्ति होगी। अलबत्ता मैं ये समझता हूं कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने इस बयान को लाइमलाइट में आने के लिए मौजू को ऐसे वक्त में जब आर्मीनिया अजरबैजान की सूरत हाल चल रही हो, जिसमें अजरबैजान द्वारा जो उसका इलाका था उस पर हमला करने के बाद उसके तमाम हिस्सों पर, ज्यादातर हिस्सों पर कब्जा कर लिया गया है। मैं ये लेटेस्ट अपडेट अभी की ये भी है कि और कई गांवों पर अजरबैजान ने कब्जा कर लिया है। हालांकि आगे इसमें बहुत सारे पैच है, उस पर भी जरूर जिक्र करेंगे। वापस आते हैं डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की तरफ। तो डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की ये जो सोच है इस वक्त कि वो क्या चाहते हैं, क्या हो सकता है उसकी सोच के पीछे, शायद यही हो सकता है कि आर्मीनिया अजरबैजान ने जो युद्ध शुरू किया है उसमें अजरबैजान ने नगोर्नो काराबाग के इलाके पे, जिसे अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर अजरबैजान का हिस्सा माना जाता था, उस पर कब्जा करने पर दुनिया ने अमन की बात की है, पीस की बात की है, और इसमें अजरबैजान जो है वो सफल होता नजर आ रहा है। ऐसी सूरत हाल में शायद कश्मीर के मुद्दे पर दुनिया का ध्यान आकर्षित करने के लिए जरूर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने ये बात कही है कि चीन की मदद से 370 बहाल हो सकती है। अब ये भारतीय कानून साज जो लोग हैं उनको देखना होगा, प्रशासन शासन को देखना होगा कि ये जो उनका बयान है वो कितना लीगल है, कितना इनलीगल है, किस दायरे में आता है, किस दायरे में नहीं आता है। ये कानून के कानूनी ट्रायल हम नहीं करते हैं, हम तो सिर्फ सूचना और उसके पीछे की सोच और जो कुछ हम अपनी तरफ से एनालाइज कर सकते हैं वो सिर्फ आप तक पहुंचाते हैं। बाकी जो तमाम और तरह का मीडिया है वो अपनी तरह की बात करता रहे। तो खैर ये डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के बाद हम अब आ जाते हैं आर्मीनिया अजरबैजान। आर्मीनिया अजरबैजान में यह हुआ है कि आज से वो ट्रीटी लागू होनी थी जिसमें सीज फायर होना था। सीज फायर पहली शुरुआत होनी थी, उसके बाद जो है टेबल पर बैठकर टॉक होना, कहाँ क्या जाना, ये प्रोसेस लंबा चलना है। फ्रांस की तरफ से, रशिया की तरफ से भी मदद भेजने की बातें जो है वो सामने आ रही हैं, मगर सुखोई 25 को जो आर्मीनिया का एयर डिफेंस सिस्टम है, अब अभी तक वो क्लियर नहीं हुआ है कि S-300 है, S-400 है, रशिया का कोई दूसरा दिया हुआ वेपन है या कुछ और था, मगर इसमें कोई दो राय नहीं लगता कि वो सुखोई 25 जो है उसको मार गिराया है आर्मीनिया ने, जिसको बैकअप दे रहा था, जिसको गार्ड कर रहा था तुर्की का F-16। तो F-16 उसको गार्ड कर रहा था, मगर मार गिराया गया है सुखोई 25। ये आर्मीनिया की तरफ से ये कहा जा रहा है कि सीज फायर का उल्लंघन जो है वो अजरबैजान ने किया, जबकि अजरबैजान ये सबूत पेश कर रहा है कि किसी भी ट्रीटी को, किसी भी बात को मानने के लिए तैयार नहीं है आर्मीनिया, और अपनी जिद पर अड़ा है, और उसने फिर से जो है वो अजरबैजान के शहरी इलाकों में हमले किए हैं, जिसमें 7 लोगों की जान चली गई है। तो यहां उसके रिप्लाई में शायद अजरबैजान ने फिर से अटैक किया है, और अजरबैजान का यह कहना है कि उसने और 3-4 गांवों पर कब्जा कर लिया है। मगर यहां अजरबैजान का यह भी कहना है कि अभी तक ये तमाम गांव और तमाम इलाके जिन जो सैकड़ों की तादाद में है उसके कब्जे में है, मगर अभी तक इन शहरों के अंदर
अजरबैजानी सेना ने एंट्री नहीं की है। ये क्योंकि वो एक संधि के तहत ये जो रशिया में हुई है उसे एक माना जा रहा है कि यहाँ शुरुआत होनी थी कि जख्मियों को, कैदियों को और जो लोग शहीद हो चुके हैं, मर चुके हैं या डेड बॉडीज है, उनके आदान प्रदान से जो है इस पीस प्रोसेस को शुरू किया जाए। मगर इस पीस प्रोसेस में शायद अजरबैजान का ये इल्जाम है कि आर्मीनिया ने मना कर दिया है, वो इसको अभी मानने के लिए तैयार नहीं है। जहां तक मैं रशियन एंगल की बात कर रहा हूं या रशियन एफएम की बात कर रहा हूं, बल्कि सरगेई लारोव की भी अगर मैं बात करूं तो सरगेई लारोव की तरफ से ये बयान आता है कि अजरबैजान पीस डील के लिए तैयार है, प्रोसेस को आगे बढ़ा रहा है, आर्मीनिया पर वो खामोश हो गए हैं। तो मतलब ये है कि कहीं ना कहीं इसका इशारा ये होता है कि आर्मीनिया की एक्टिविटी से रशिया संतुष्ट नहीं है, चूंकि लारोव की तरफ से कई बार कई चीजों को अजरबैजान की सराहना की गई है। और सुखोई 25 एक सुखोई तो आप जानते हैं कि रशियन जहाज है, मगर इसको अपग्रेडेड बाय द तुर्की कहा जा रहा है। अभी ये बात वाज़ेह नहीं है कि वो तुर्की का अपग्रेडेड था कि नहीं था, मगर सुखोई जो सीरीज है वो रशिया की है, सभी जानते हैं। और अगर सुखोई 25 को आज आर्मीनिया मार गिराता है और सुखोई 35 को मार गिराने के लिए भी रशियन एयर डिफेंस सिस्टम का इस्तेमाल करता है, तो ये एक अजीब सी सिचुएशन हो जाती है। शायद रशिया को बहाना मिल जाता है इस बात को जो है वाज़ेह करने का कि आर्मीनिया शायद सही से जो रिप्लाई है वो नहीं कर रहा है। यहाँ पैच जो है वो फंसते जा रहे हैं। हालांकि फ्रांस पूरी कोशिश कर रहा है कि इस मामले में वो उतरे कूदे, चूंकि इजराइल की तरफ से भी, ग्रीक की तरफ से भी ऐतराज सख्त होता जा रहा है तुर्की के खिलाफ, जो कि तुर्की ने अपने लंगर डाले हुए हैं, जो उसकी तेल की खोज है और तेल को जिस तरीके से वो प्रोसेस करने के लिए, खोजने के लिए और आगे अपना अधिकार जमाने के लिए तुर्की की जो बढ़त है वो लगातार अग्रसर है। तो सिचुएशन जो है वो थोड़ी थोड़ी बदलती हुई नजर आ रही है, मगर अभी जो कुछ हम देख रहे हैं कि भाई ये इलाका अभी थर्ड वर्ल्ड वॉर में बदल जाएगा, मुझे ऐसा नहीं लगता कि बहुत सारे मीडिया आपको कहने को मिलेंगे, सुनने को मिलेंगे कि भाई ये थर्ड वर्ल्ड वॉर की तरफ जा रहा है। मैं अभी इसलिए ऐसा कुछ नहीं देख रहा हूं, चूंकि मैं जानता हूं कि तुर्की के पास भी परमाणु बम है, एयर डिफेंस सिस्टम है और इसके पास फजाइया भी मजबूत है। सबसे बड़ा F-16 का बेड़ा तुर्की के पास ही है और एक बड़ी फौज जो है वो 4 लाख से ज्यादा फौज रखने वाला, नाटो का सबसे बड़ा फौजी अमला रखने वाला है। पनडुब्बियों का बड़ा बेड़ा जो है वो तुर्की के पास है, जो इस समंदर की सतह में वो कहीं तक भी मूवमेंट कर सकती है। और एक जाल बिछा रखा है तुर्की ने, कम से कम समंदर पे भारी पकड़ है मेडिटेरियन सी में तुर्की की। तो यहाँ एक चीज और जो लगातार बाय द साइड चल रही है वो यही है कि जो मैंने इशारे किए थे आप लोगों को कि ब्लॉक्स जो हैं वो जरूर चिंतित हो रहे हैं कि ईरान की सरहदें मिलती हैं, यहाँ पर जो है वो टेररिस्ट किसी के भी सपोर्टिव में आने के लिए अगर आते हैं, पाए जाते हैं, तो यहाँ ईरान की सरहदों और रशिया की सरहदों को खतरे हो सकते हैं। ये मामले भी अपनी जगह पर बाय द साइड जारी हैं। तो दोस्तों अभी तो मैं ये आपको बस मुझे लगता है कि ज़्यादा बात न की जाए और इतना जो अपडेट्स हैं, जो लेटेस्ट खबरें हैं वो मैं आप तक पहुंचा दी है। इस पर अभी तज्जिए का शायद वक्त नहीं आया है और जैसे ही इसमें कोई बड़ा मूवमेंट आएगा, बड़ा पेच आएगा, मैं ज़रूर उस पर अपना तज्जिया रखूंगा। और मैं कोशिश कर रहा हूं कि मैं इंटरनल मैटर पर कोई अपना जो तज्जिया है अभी न रखूं। शायद मैं इंतज़ार कर रहा हूं सही वक्त का। मैंने अपनी समय समय पर सरकार को एडवाइस दी है, सरकार को भी एडवाइस दी है और जनता को भी एडवाइस देता रहा हूं कि उन्हें क्या करना चाहिए, मगर मेरी एडवाइस के विपरीत मूवमेंट हो रहे हैं। इसलिए मैं
खामियां निकाल नहीं सकता, चूंकि हमारी जो सरहदें हैं हमको मजबूत चाहिए, हमारी फौजें हमको मजबूत चाहिए। मूवमेंट चारों तरफ चल रहा है। क्वाड कोर को लेकर भी जिस तरह की बातें अमेरिका की तरफ से की जा रही है, और कई मीडिया जो है वो ये भी कह रहे हैं कि ये अमेरिका का एशिया में एक नाटो है, मगर इससे पहले अपने नाटो को जो है कम से कम नाटो जैसे शब्दों का इस्तेमाल, जो यूरेशियन नाटो जिसे कहा जाता था, उसका रशिया कर चुका है, जिसमें ऑलरेडी चीन भी शामिल है उस नाटो में, जिसको रशिया ने अपने नाम से अपने नाटो के तौर पर कहा है। तो नाटो कितने नाटो होंगे पता नहीं है, मगर इतना जरूर है कि अभी दुनिया जो है वो तितर बितर है। अभी मैं बहुत सारी बातें कर सकता हूं कि तुर्की पर अचानक हमलावर क्यों कोई नहीं हो सकता, मगर ये वक्त उसके लिए भी माकूल नहीं है। तो फिलहाल ये वक्त इतना ही माकूल है कि मैं आपसे इजाजत लूं, और इंशाल्लाह जो कुछ बड़ा मोमेंट होगा मैं आपके साथ फिर से हाजिर होऊंगा। दीजिए इजाजत, खुदा हाफिज।